नमस्कार, बुनन दिन, guten Tag, कैलिमेरा और सुबह बखैर और सुप्रभात। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने यूनिवर्सल सोफिया वाले चैनल के संविधान कथा के अगले हिस्से के साथ हाजिर हैं। जैसा कि हमने पहले भी कई बार बताया है, हमारे 2 चैनल हैं, एक लॉजिकल इंडियन जिसमें हम लॉजिक और लॉजिक के अलग-अलग तरीके और अलग-अलग विभागों की बात करते हैं, उसके इतिहास की बात करते हैं, तर्क-वितर्क कुतर्क की बात करते हैं। उसी तरह से हमारा दूसरा चैनल यूनिवर्सल सोफिया है, जिसमें हम दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं। इसी सिलसिले में संविधान कथा का ये अंक के सामने हाजिर है। आज हम संविधान कथा के अगले कुछ जो बयान थे, वक्तव्य थे, उसकी बातें करेंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अगले वक्ता के रूप में फ्रैंक एंथनी को बुलाते हैं। ये हमारी संविधान सभा के सदस्य थे और बंगाल से थे और काफ़ी ज़हीन और विद्वान आदमी। जब इन्हें बुलाया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, तो उन्होंने कहा कि सिन्हा साहब, आपके सामने आज बोलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले ही मुझसे ये कहा गया कि क्या मैं भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्ष होने के उपलक्ष्य पर ये जो समारोह चल रहा है, जिसमें सब लोग अपनी बधाइयाँ दे रहे हैं डॉक्टर प्रसाद को, मैं भी बोलना चाहूँगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत हामी भर दी, कहा कि हाँ, बिल्कुल बोलना चाहूँगा। इसके बाद फ्रैंक एंथनी कहते हैं कि डॉक्टर सिन्हा का जो चुनाव है संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, वो कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में जितना अनोखा और अनूठा मामला है, उतनी ही बड़ी ये एक जिम्मेदारी भी है, जो कि हम सब ने मिल करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर डाल दी है। अब ये उनके ऊपर है कि वो संविधान सभा की बैठक कैसे चलाते हैं, किस तरह से संविधान बनाने के काम को मार्गदर्शन देते हैं, उसे रास्ता दिखाते हैं। इस छोटे से बयान के बाद एक बार फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्वागत करते हुए फ्रैंक एंथनी ने अपनी बात। इसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पंजाब से उज्जवल सिंह को बुलाया, इसी तरह से अपना धन्यवाद प्रस्ताव और अपनी बधाई संदेश देने के लिए। और उज्जवल सिंह ने भी करीब करीब वही सारी बातें कही जो अन्य लोगों ने कही, और उनका भी बयान बहुत छोटा था और उन्होंने भी डॉक्टर प्रसाद को बधाई दी और कहा कि मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर प्रसाद संविधान सभा के सभी पहलुओं पर और सभी हिस्सों पर, संविधान सभा में सदस्यों के जितने हिस्से हैं, सदस्यों के जितने ग्रुप हैं, जितने गुट हैं, सबको एक नज़र से देख। और एक बार फिर से डॉक्टर प्रसाद को बधाई देते हुए उन्होंने अपना बयान समाप्त किया। इसके बाद डॉक्टर सिन्हा जॉन ए डिसूजा को बुलाते हैं, नहीं, सर कामेश्वर सिंह को बुलाते हैं, जो कि उस समय दरभंगा के महाराजा धीराज कहे जाते थे। और डॉक्टर और सर कामेश्वर सिंह ने भी करीब करीब वही सारी बातें की जो बाकी 2 वक्ताओं ने की थी। उन्होंने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तहे दिल से बधाई दी, अपनी शुभकामना दी और ये कहा कि आपको हमारा सहयोग रहेगा हमेशा। संसद ये इस संविधान सभा की बहसों को सुचारू रूप से चलाने में हम सदा आपके साथ रहेंगे। और इसके बाद उन्होंने भी अपने भाषण को समाप्त किया। इसके बाद डॉक्टर सिन्हा जे ए डिसूजा को बुलाते हैं और डिसूजा साहब जब आते हैं तब वे करीब करीब इस बात का खुलासा कर देते हैं, इस रहस्य का उद्घाटन कर देते हैं कि ये जो बीच के 3 सदस्य थे, महाराजा धीराज, दरभंगा, कामेश्वर सिंह और फ्रैंक एंथनी और उज्जवल सिंह, उन्होंने अपना भाषण संक्षिप्त क्यों रखा। उनका ये कहना था कि डॉक्टर सिन्हा ने ही कह दिया था कि अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्वागत के मौके पर पहले 2 वक्ताओं के बाद जो लोग बोलेंगे, वो इतिहास में और राजनीति में और संविधान के ब्यौरे में ज़्यादा न जाए। और इस तरह से उन्होंने जो बंदिश लगाई थी, इन 3 वक्ताओं ने अपना बयान बहुत छोटा रखा था। मगर जॉन ए डिसूजा ने कहा कि वे सभापति महोदय या अध्यक्ष महोदय यानी डॉक्टर सिन्हा की अनुमति से जरा सा हल्का सा विचलन करना चाहेंगे
और वो कहते हैं कि ये जो हमारी संविधान सभा है, ये अपने आप में एक अनोखी संविधान सभा है और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 साल पहले इस संविधान सभा की एक तरह से बात की गई थी, जब एडमंड बर्क ने इंग्लैंड की संसद में ये कहा था कि ये ठीक है कि हम भारत के राजकाज को अपने हाथों में ले रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, मगर हम इस काम काज को अपने हाथों में एक ट्रस्टी की हैसियत से ले रहे हैं, एक ट्रस्टी के तौर पे ले रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे किसी छोटे बच्चे का कोई ट्रस्टी होता है, जो कि तब तक जब तक कि वो बच्चा जवान न हो जाए, वयस्क न हो जाए, उसकी देखभाल करता है, उसी तरह से हमें भारत रूपी बच्चे की देखभाल करनी होगी। और जब भारत रूपी बच्चा जवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो अपने आप हमारे हाथ से अपनी सत्ता वापस ले लेगा और उस समय फिर हमें उसे छोड़कर आना होगा और आ जाना चाहिए। थोड़ा सा विषयांतर होगा, मगर करीब करीब ऐसी ही बातें 1946 को देखा जाए तो 1846 100 साल पहले का मामला होता है। उससे भी कुछ पहले, मुझे लगता है 15 साल पहले, 1830-31 के आसपास करीब करीब ऐसी ही कुछ बातें थॉमस बेविंगटन मैकाले ने भी, जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की बात चल रही थी कि अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए, तो उस समय इंग्लैंड की संसद में बोलते हुए मैकाले ने कहा था कि इंग्लिश तालीम के बाद और अंग्रेजी भाषा, साहित्य और संस्कृति की पढ़ाई के बाद हो सकता है कि वो दिन आए कभी न कभी आगे चलकर, जब हमारी ही बातों को पढ़कर भारत के लोग हमारे ही जैसा सिस्टम मांगेंगे कि जैसे आपके यहाँ प्रजातंत्र है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, आप हमारे यहाँ से चले जाइए, हम अपना राजकाज खुद संभाल लेंगे। और जब वो दिन आएगा तो वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे स्वर्णिम दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। ये बात मैकाले ने कही थी बर्क से भी करीबन 15 साल पहले, और वही बात बर्क कह रहे हैं। और उसी का हवाला देते हुए J.A. डिसूजा कहते हैं कि क्या आज सच में हमारा भारत रूपी ये जो देश है जवान हो चुका है, उम्र हासिल कर चुका है, वयस्क हो चुका है। और इसके जवाब में वो कहते हैं कि जब मैं इस संविधान सभा के चारों तरफ देखता हूँ और जितने बड़े बड़े नेताओं को देखता हूँ, उन्हें देखकर हमें ये लगता है कि जहाँ तक नेताओं की बात है, हमारा देश अब वयस्क हो चुका है और आज हमारे पास ऐसे ऐसे नेता हैं जो किसी को भी टक्कर दे सकते हैं, चाहे कोई चर्चिल हो या रूजवेल्ट हो या स्टालिन हो। और सिर्फ टक्कर ही नहीं दे सकता है, उनसे बेहतर काम कर सकता है। मगर हाँ, आम जनता का क्या, खेतों में काम करने वाली जनता का क्या? और इसके जवाब में वो एक बार फिर से कहते हैं कि जिन्हें हम बिल्कुल दीनहीन समझते हैं, अनपढ़ और नासमझ समझते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो गरीब हैं, उनके पास भी अगर आज हम जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हें आज़ादी पसंद है, तो वो हमसे पलट कर ये कहेगा कि अगर तुम लोग हमें आज़ादी नहीं दिला सकते हो, तुम नेता लोग, तो तुम जाओ, हम अपना देख लेंगे, हम खुद आज़ाद हो जाएंगे। वो हमें ये जवाब देगा। और ये जवाब देने का मतलब है कि हमारी आम जनता भी, हमारे साधारण लोग भी, सर्वसाधारण लोग भी वयस्क हो चुके हैं और अब राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं। तो इसी के साथ संविधान कथा के इस हिस्से की, इस अंक की मैं समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद।